रुक करेंगे रांची से। ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, हाईकोर्ट में सीएम हेमंत के मामले की सुनवाई हुई है। ईडी समन अवहेलना मामले में सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। देने वाले याचिका पर दरअसल सुनवाई हुई है और हेमंत सोरेन के वकील ने समय मांगा है। दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। 15 जनवरी को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। निचली कोर्ट के संज्ञान को निरस्त करने का आग्रह किया गया। ईडी ने समन की अवहेलना पर दर्ज कराई थी शिकायत। ईडी के 10 समन पर 2 में ही कोर्ट में उपस्थित हुए थे हेमंत सोरेन। एमपी एमएलए कोर्ट में देखिए हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली है। और गढ़वा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। 1 करोड़ की शराब से लदा कंटेनर जब्त हुआ है। बीकानेर से बिहार लाई जा रही थी दरअसल शराब। बिहार पुलिस के सहयोग से शराब जब्त हुआ। NH 39 किनारे से कंटेनर ट्रक जब्त। 1070 पेटी विदेशी शराब ट्रक में लोड। जिले में अब तक सबसे बड़ी शराब जब्ती हुई है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है गढ़वा से, आपको बताते चलें। 1 करोड़ की शराब लदा कंटेनर जब्त हुआ है। बीकानेर से बिहार लाई जा रही थी शराब। बिहार पुलिस के सहयोग से शराब जब्त किया गया। NH 39 किनारे से कंटेनर ट्रक जब्त हुआ। 1070 पेटी विदेशी शराब ट्रक में लोड था। जिले में अब तक सबसे बड़ी शराब की ये जब्ती मानी जा रही है, चूंकि 1 करोड़ की शराब से लदा हुआ कंटेनर जब्त हुआ है। खबर चाईबासा से, जहां सारंडा जंगल में देखिए सक्रिय रहे भाकपा माओवादी नक्सली रोया कालुंडी उर्फ गणेश ने ओडिशा के राउरकेला में पुलिस के सामने कार्बाइन हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। नक्सली रोया कालुंडी उर्फ गणेश पश्चिमी सिंहभूम जिले के जामदा थाना क्षेत्र के कोंटोदा गांव का निवासी है। 12 साल की उम्र में रप्पा और गंगा से प्रेरित होकर के मोचू के दस्ते में शामिल हुआ था। वो सारंडा जंगल के तिरिल पोशी, लेलोर, जमरडीही और जोजोडेरा एरिया में सक्रिय था। देखिए, 2025 में हुए बांको विस्फोटक, लूट, रेलवे ट्रैक विस्फोट और आईडी ब्लास्ट सहित कई मामलों में ये शामिल था। और आपको बताते चले, नक्सली ने रोया कालुंडी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चयनित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। IPH नामकुम में समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य को आज एक नया आयाम मिला है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। उन्होंने दिल्ली में कल होने जा रहे स्वास्थ्य मंत्रियों को सम्मेलन में जाने की जानकारी दी। कहा कि उन्हें 4 मिनट बोलने का मौका दिया गया है। इस मौके पर NHM निदेशक ने ये कहा कि झारखंड में डॉक्टरों को लगातार नियुक्त किया जा रहा है। जब नए साल की जब शुरुआत होगी तो बड़े पैमाने पर और भी डॉक्टर्स हम लाएंगे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग इस राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात हम लोग देने जा रहे हैं। आज हम लोग गए थे, हमारे ACS साहब भी थे, पूरी टीम के साथ हम लोग गए थे। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर हम लोग गए थे। उनका अप्रूवल मिल गया है। MAM साहब का भी अप्रूवल हम लोग ले लिए हैं अप्रैल में। तो अब हमें लगता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति आएगी। राजधानी रांची में राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्द खुलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए देखिए, बॉम्बे स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का चयन कर लिया गया है। करीब 67 एकड़ में फैले इस कैंपस का मुआवजा करने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह पहुंचे। केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस पुराने भवन में सभी आधारभूत संरचना पहले से मौजूद होने के कारण इसका चयन किया गया है। इस दिशा में हम लोगों ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम लोग खोलने जा रहे हैं। बॉम्बे अभी हम लोग ले लिए हैं। जगह मुझे पसंद आ गया है। ACS साहब भी हैं, विभाग के लोग लेके आए थे और आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसकी नींव, इसकी बुनियाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। हम झारखंड वासियों को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात आज हमने दी। देखिए, यहाँ तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से मौजूद है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले से रन कर रही थी। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके हम लोग निर्णय लिया है कि यहाँ पे ये मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लोग तत्काल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन होता है वो यहीं से सारा मतलब लिया जाएगा, पेपर सेटिंग से लेकर के कॉपी चेकिंग से लेकर के हर एक चीज। जो कोर्स करिकुलम होता है सब्जेक्ट का वो सारा यहाँ से डिसाइड होगा।
डिग्री जो है यहाँ से मिलेगा इनको, ये सारा काम होगा, प्लस रिसर्च यहाँ पे होगा और यही गाइड करेंगे हर एक कॉलेजेस को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये गाइड करेंगे। सर ये टेम्पोररी व्यवस्था होगी या फिर? देखिए तत्काल तो टेम्पररी व्यवस्था है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्वास्थ्य विभाग का है भी नहीं वैसे, तो तत्काल ये टेम्पररी व्यवस्था है और इसके बाद जब ये टेम्पररी शुरू हो जाएगा तो फिर सरकार विचार करेगी कि परमानेंट स्थापित कहाँ पे किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि अब तक पीएम मोदी को सिर्फ टीवी पर देखा, पीएम की तरह दिखने वाले एक नकली मोदी को देखा है। कल दिल्ली में असली पीएम मोदी से मुलाकात होगी और कल देखते हैं कि वो बोलने वाले पीएम हैं या फिर काम करने वाले। तो आपको बताते चले, मंत्री इरफान अंसारी का एक बड़ा बयान पीएम मोदी को लेकर। उन्होंने ये कहा कि दरअसल तंज कसते हुए ये कहा है कि अब तक पीएम मोदी को सिर्फ टीवी पर देखा है, पीएम की तरह दिखने वाले एक नकली मोदी को देखा है। कल दिल्ली में असली पीएम मोदी से मुलाकात होगी और कल देखते हैं कि वो बोलने वाले पीएम हैं या फिर काम करने वाले। नहीं, टीवी में मुलाकात हुई लेकिन सामने सामने फेस टू फेस नहीं हुई। तो एक हूबहू जो नकली शक्ल वाले से मेरा मुलाकात हुआ था तो मैं उनको ही मोदी जी मान लिया था, लेकिन कल जो मोदी जी से भेंट होगी मैं देखना चाहता हूं कि कैसे हैं, काम करने वाले हैं कि बोलने वाले हैं, देखने में कैसे लगते हैं। तो कल देख के हम बात करेंगे आपसे। पीएम मोदी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने इरफान अंसारी को फर्जी डॉक्टर बताते हुए ये कहा कि उन्हें सब कुछ फर्जी ही नजर आता है, वास्तविक लोगों की पहचान उन्हें नहीं है। डॉक्टर हैं तो फर्जी लोग को फर्जी ही लोग दिखते रहते हैं, उनको वास्तविक लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके आंखों में वो दृष्टि नहीं है, न तो अपने विभाग के लिए है, न अपने राज्य के लिए है, न इस राज्य की जनता के लिए। वो दृष्टिविहीन व्यक्ति हैं। इसलिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाना पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही भूल कर दी है। ऐसे व्यक्ति को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री होना ही नहीं चाहिए, जो खुद अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उस व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए। खबर रांची से, जहां पर देखिए सीमेंट और छड़ कारोबारी राधे श्याम साहू पर हुई गोलीबारी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में देखिए शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी की हत्या करने के लिए 3 लाख की सुपारी तय हुई थी। 15 अक्टूबर को दरअसल अपराधियों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अब तक मास्टरमाइंड, एक शूटर सहित अन्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। इन लोगों ने घटना से पहले 3-4 बार दुकान की रेकी की थी और राधे श्याम साहू की रेकी की थी कि कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं। उसके बाद इन्होंने घटना को अंजाम दिया और तुरंत ये अपने घर पिठौरिया के रास्ते होते हुए बतरातू निकल गए थे। उसके बाद ये जब पुलिस इनके घर पे पहुंची तो ये बाहर गए हुए थे और जब इनको पता चला कि पुलिस ने छानबीन कर ली है तो उसके बाद से ये भागे हुए फिर रहे थे। कल पुलिस ने अपनी प्लानिंग करके इसको दबोचा है और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी छापामारी जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, शिक्षा विभाग का क्लर्क 6000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। वेतन भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए दरअसल वो फाइल आगे बढ़ाने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए दुमका ले गई इस घटना के बाद में देखिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में आपको हड़कंप मचा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आरोपी क्लर्क विभाग में प्रभावशाली माना जाता था और छोटे कर्मचारियों को अक्सर परेशान किया करता था। दुमका से खबर, जहां तालझारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की अभी तलाश जारी है। आपको ये बता दें कि जानकारी के मुताबिक मृतक और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। सभी साइबर अपराध से जुड़े हैं। साइबर फ्रॉड से अर्जित राशि के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। और आपको ये बता दें कि 14 दिसंबर को सकरी जंगल में गोली मारकर युवक की हत्या की गई थी। छानबीन के क्रम में पता चला है कि ये लोग साइबर फ्रॉड का काम करते थे। उसी क्रम में मृतक के पास कुछ पैसा था, लेन देन का मामला था। जो मेन अभियुक्त था इसमें संदीप यादव, उसकी शादी मृतक के गांव में हुआ था। तो रिश्ते में मृतक अभियुक्त का साला लगता था और पैसे के लेन देन के लिए मांग कर रहा था।
और उसको कुछ पैसे देना था, वो आनाकानी कर रहा था। इसी में ये लोग उसको प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से वहाँ से उठा के लाए और अज्ञात जगह में तालझारी क्षेत्र में उसको गोली मार के हत्या कर दिया गया है। रांची के कलेक्ट्रेट स्थित डायल 112 और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन यानी कि 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन का निरीक्षण गृह सचिव वंदना दादेल ने किया। और आपको बताते चलें कि इस मौके पर गृह सचिव वंदना दादेल के साथ में डीआईजी इंद्रजीत महता, एसएसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एसपी सिटी एसपी सहित कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। और गृह सचिव ने डायल 112 के रिस्पांस टाइम की बारीकी से जानकारी ली और रिस्पांस टाइम को बढ़ाने का भी निर्देश दिया। क्योंकि हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो रिस्पांस टाइम हम लोग का है उसको कैसे कम किया जाए, इसलिए मैं देखने आई थी कि क्या हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं और क्या मैन पावर स्ट्रेंथ है, किस तरह से पूरा प्रोसेस फ्लो है, ताकि उसमें कहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उन चीज़ों को देखूँ और समझूँ। देखिए, रोजी रोटी और पढ़ाई के लिए ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर, शिक्षक और छात्र लोहरदगा से राजधानी रांची आते हैं। इसके लिए रांची लोहरदगा ट्रेन सेवा ही उनके लिए लाइफलाइन है। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में सफर करना किसी खतरे से कम नहीं दिखता है। गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में लोग ट्रेन में बोगी से बाहर लटकते हुए दिखाई देते हैं। जरा सी भी चूक पर बड़ा हादसा होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। लोगों ने देखिए रेलवे प्रबंधन से भीड़ अधिक होने की शिकायत की और बोगी की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। तो रेलवे की ओर से कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ऐसे में लोग जान खतरे में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। हम लोगों के साथ परेशानी है, टिकट कटाने के बावजूद ये स्थिति है। हम लोग तो एमएसटी वाले लोग हैं, चलते हैं डेली टिकट लेकर के, लेकिन ऐसी स्थिति कर दी गई कि चढ़ना मुश्किल है। कोई समाधान रेलवे निकाले इससे पहले कि कुछ बड़ी घटना घट जाए। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूं और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ सफ़र करते हैं। हाँ, रांची लोहरदगा के बीच में ऐसा रेलवे प्रशासन ट्रेन बढ़ाने की सोच रही है या फिर जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी ये मतलब ऑप्शन तलाश रही है कि उसके कोच को बढ़ाया जाए या फिर दूसरी एक और ट्रेन चलाया जाए। झारखंड में छात्रवृत्ति पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। लंबे वक्त से पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और ये मामला सड़क से सदन तक जा पहुंचा है। मामले में देखिए राज्य के मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और मामले से उन्हें अवगत कराया। और आपको बताते चलें कि जेएमएम ने केंद्र को इस विषय पर संवेदनशील होने की अपील की। बीजेपी ने राज्य सरकार पर अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। परंतु पूरे 5 सालों तक किसी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार, वो इसलिए कि आपकी माइंडसेट की सरकार नहीं है या आपके दल की सरकार नहीं है, इसलिए प्रताड़ित करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार अपनी नियत अकर्मण्यता को छिपाने के लिए हर बात के लिए केंद्र सरकार पर ठिकरा पड़ती है। देखिए, केंद्र सरकार का जहाँ तक नियम है कि कोई भी राशि केंद्र सरकार देती है तो उस राशि का सदुपयोग प्रमाण पत्र है। छात्रवृत्ति के मामले में बीजेपी पूरी तरह से धोखा दलील दे रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधानसभा के बीते सत्र में, शीतकालीन सत्र में सरकार ने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में केंद्रांश की राशि जो 300 करोड़ से भी ऊपर है, इसकी पूरी तथ्यों के साथ में विधानसभा के पटल पर रखने का काम सरकार ने किया है। झारखंड में पेसा कानून की नियमावली कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुई है, जिससे ग्राम सभाओं को लघु खनिज, जल और वन संसाधनों पर अधिकार नहीं मिल पा रहा है। 2019 और 2023 में ड्राफ्ट बने पर लंबित रहे और हाईकोर्ट के दखल के बाद पंचायती राज विभाग ने नियमावली का नया ड्राफ्ट कैबिनेट को भेजा है, लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं है। वहीं अब इस देरी को लेकर सियासत तेज है। जेएमएम ने यह कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसे लागू करेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि यह सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। ऐसा कानून तो देना चाहिए था इस सरकार को। पता नहीं खुद को आदिवासियों की हितैषी कहती है, लेकिन चर्च के कहने पर चढ़ती है, क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था जो है वो लागू हो जाएगी पेशा कानून के बाद। जितने
जो ओरिजिनल यहाँ के आदिवासी हैं, जो धर्मांतरित नहीं हैं, उनको ही शासन व्यवस्था में स्थान मिलेगा। जो धर्मांतरित लोग हैं वो चले जाएंगे बाहर। तो इसलिए चर्च के दबाव में राज्य सरकार पेशा को लागू नहीं कर रही है। पेशा तो लागू होना तय है, परंतु कोई खामी न रह जाए, कहीं से कोई चूक न हो जाए, बिल्कुल संभलकर पूरी तरह से अध्ययन करके क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, क्या उसमें और एड ऑन किया जा सकता है, किसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे, उन सभी का अध्ययन करके, और बहुत जल्द सरकार पूरी तरह से गंभीर है, मुझे लगता है बहुत जल्द कैबिनेट के रास्ते राज्य सरकार इसे लागू करेगी। खबर हजारीबाग से, जहां पर बरही थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के बीच में मामूली कहासुनी हो गई और ये इतना बढ़ गया कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए तत्काल संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को रस्सी से बांधकर सड़क पर पैदल चलवाते हुए थाना तक लाई। दरअसल ये जो घटना है बरही थाना क्षेत्र में हुए क्रिकेट खेलने के दौरान 2 बच्चों के बीच विवाद का मामला है और इस दौरान एक बच्चे के पिता आलोक गुप्ता ने दूसरे बच्चे के साथ मारपीट की। तो इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया, जो कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और एक हमारा मेन इसमें है कि हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो इस तरह का जो व्यवहार है, ये अमानवीय व्यवहार है, किसी भी तरह से एक सभ्य समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं। खबर रांची से, जहां पर अरगोड़ा कटहल मोड़ के मार्ग के पास में ट्रैक्टर से दरअसल बिजली का भारी पोल बीच सड़क पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है और ये ट्रैक्टर जहां से भी गुजर रहा है वहां पर सड़क पर बिजली के पोल के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के पोल ले जाने से सड़क को जो नुकसान पहुंचता है उसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ राजधानी के कनेक्टिंग रोड की स्थिति पहले से ही बदहाल है, दूसरी तरफ जो सड़क फिलहाल बची हुई है उसे भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी बिजली विभाग की ओर से की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला जिला प्रशासन एक्शन में है। आपको बताते चलें कि जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम स्थल के साथ में सड़कों पर भी विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। सरायकेला जिला प्रशासन, आपको बता दें, द्वारा राष्ट्रपति के गुजरने वाले सड़कों पर अतिक्रमण हटाया गया है। सरायकेला के उपायुक्त के निर्देश पर सुबह से ही आदित्यपुर आकाशवाणी चौक से लेकर के NIT कंपाउंड के आसपास अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वैसे ज्यादातर अतिक्रमणकारियों को स्वतः ही अपने अपने दुकानों को हटाते हुए देखा गया है। वहीं नगर निगम भी साफ सफाई में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि आगामी 29 दिसंबर को NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। गिरिडीह जिले में देखिए, मोबाइल स्कूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिस तरह मोबाइल हॉस्पिटल और मोबाइल लाइब्रेरी काम करती है, उसी प्रकार से मोबाइल स्कूल काम कर रहा है। सोलर सिस्टम ऑपरेटेड बस के माध्यम से एक संस्था की ओर से सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों में जाकर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। इनमें महिलाएं भी कंप्यूटर ऑपरेट करने की जानकारी ले रही हैं। मोबाइल स्कूल से जुड़कर पिछले इलाकों के 100 से ज्यादा बच्चे मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। लाइब्रेरी, मोबाइल हॉस्पिटल जैसे चीज़ों को देखा होगा, लेकिन गिरिडीह जिले में पहली बार आपको दिखाने जा रहे हैं मोबाइल स्कूल, जहां पर आदिवासी इलाकों में जा करके संस्था के माध्यम से बसों से बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये बस देखिए, ये गिरिडीह शहर के गंगापुर की दिखा रहे हैं, जो उसरी वाटरफॉल के कुछ ही दूरी पर है। और इस बस के आप रूफ टॉप पर आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर सोलर प्लेट को भी इंस्टॉल किया गया है। मतलब सोलर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। आइए थोड़ा बस के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ के बच्चों को शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा। यहाँ पे तस्वीरों में देखिए, थोड़ा अंदर आकर के आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगभग 1 दर्जन की संख्या में बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी इलाके के बच्चे हैं, जो बिछड़े बच्चे हैं, जिसको स्कूल का दर्शन नहीं होता है, उसके हाथों में यहाँ पर लैपटॉप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लैपटॉप चला रहे हैं। कब से आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं? ये मेरा 1 साल पूरा हो गया। ये जो मोबाइल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा इजाद किया गया है? ये लॉर्ड पारसनाथ फाउंडेशन वहीं का जो है। अच्छा, पारसनाथ लॉर्ड पारसनाथ फाउंडेशन वहीं का ये कोई चलाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप लोग बच्चों को? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जितना हो सके बेसिक नॉलेज सारा दे देते ताकि आगे कभी किसी को कोई दिक्कत ना। सब मुफ्त में देते हैं? हाँ, सारा कुछ मुफ्त में देते हैं। ये सभी
स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ तक साफ देख सकते हैं, जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक शादीशुदा महिला है जो कहीं ना कहीं स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन जब शिक्षा का अलख इनके प्रति देखा गया तो यहाँ पर मुफ्त में इन्हें भी सिखाया जा रहा है। हाँ, मतलब पहले उतना नहीं पढ़ पाए गरीबी के चलते, मतलब देहात में ऐसा होता है ना। हाँ। कि मतलब बाहर जाके हम लोग को पढ़ाई अलाउ भी नहीं होता है, कर भी नहीं पाते हम लोग। तो यहाँ मतलब आ गया गाड़ी, तो हमको भी सीखने का इच्छुक था पहले से, लेकिन परिस्थिति के कारण मतलब नहीं कर पाए। तभी यहाँ आ रहा है, फ्री में पढ़ाई हो रहा है, तो सोच लिए हम भी कर लेंगे। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन जब मुफ्त में ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी इलाकों में जहां पर शिक्षा का दर बहुत ही कम होता है, ऐसे स्थिति में जब मोबाइल स्कूल पहुंची कंप्यूटर सिखाने के लिए, तो शादीशुदा महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट बढ़ चढ़कर कर रही है, और जो एक डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसे भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और